नमस्कार। खास चर्चा में हमारे साथ आज हम चर्चा करेंगे सीए पर जो देश भर में लागू हो चुका है। और आज हमारे खास इस कार्यक्रम में हमारे साथ दिल्ली से मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता परमानंद पांडे जी। अब उनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि सीए पर जो इतना 2019 से जो लागू हुआ था और उसके बाद आज उसे पूरे देश में लागू कर दिया गया है। जगह पूरे देश में हर्षोल्लास है, कहीं कहीं विरोध है। इस पे आज चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता वरिष्ठ अधिवक्ता परमानंद पांडे जी। पांडे जी, सबसे पहले आपका स्वागत करूंगा इंडियन न्यूज़ पर कि आज हमारी चर्चा में आप शामिल हुए, बहुत दिनों के बाद शामिल हुए हैं। पांडे जी, चूंकि ये सीए पर पूरे देश में एक तरफ खुशी का माहौल है और एक तरफ विरोध भी हो रहा है, तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप बताइए कि ये जो सीए है क्या। देखिए, आपको मालूम होगा कि ये इसको लेकर के विरोध और प्रसन्नता बहुत पहले से जाहिर हो रही थी। CAA, ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो पास हुआ, उसके खिलाफ कई महीने तक शाहीन बाग में दिल्ली में प्रदर्शन होता रहा। उसमें ख़ास तौर पर मुस्लिम महिलाएं बैठाई गई थीं, पुरुष तो कम थे, महिलाएं ज़्यादा रखी गई थीं और उसका विरोध किया गया था। जो CAA है, ये इसका उद्देश्य है कि अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी और ईसाई ये पीड़ित लोग हैं और जो उनका भारत से कनेक्शन रहा है, उनको भारत में स्वागत किया जाएगा। उनको यहाँ पर अमेंडमेंट करके उनको सिटीजनशिप दे दी जाएगी, माने नागरिकता दे दी जाएगी। इसको लेकर के तमाम मुसलमान भाइयों का ये कहना था कि नहीं, हमको भी वहाँ अगर प्रताड़ित किया जाता है तो आप हमको भी बुलाइए। लेकिन ये बात बहुत पहले से साफ हो चुकी थी। लोकसभा में और राज्यसभा में बहस के दौरान ये बात साफ हो चुकी थी कि जो प्रताड़ित होने वाले लोग हैं, जिनका हरेसमेंट हो रहा है, वो इन्हीं में से लोग हैं। जैसे सिखों को अफ़गानिस्तान से कहा गया कि आप यहाँ से छोड़ दीजिए और उनको वहाँ से हटा दिया गया। बौद्धों के स्तूप जो है अफ़गानिस्तान में, जानते होंगे, बामियान बुद्धा की इतनी विशाल मूर्ति थी, पूरी दुनिया में उतनी बड़ी मूर्ति थी, उस मूर्ति को तोड़ डाला गया। और ये कि इसलिए कि ये बुत परस्ती है, इस नाते बामियान बुद्धा को तोड़ा गया। और इसी तरह से सिखों के खिलाफ और इसी तरह से ईसाइयों के खिलाफ, जैनियों के खिलाफ वहाँ पर मतलब एक माहौल बना रहा। तो ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये इसका उद्देश्य ये रहा है कि सिख, जैन, बौद्ध, हिंदू और ईसाई, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में जितने लोग पीड़ित हैं, अगर वो एक समझ लीजिए कि दिसंबर 2016 के पहले आए हैं तो उनको, या 2016 तक आए हैं तो 1 दिसंबर, तो उनको सबको नागरिकता दे दी जाएगी अगर वो अप्लाई करें। इसका मुख्य उद्देश्य यही रहा है और यही है इस। तो इसको लेकर के जी पांडे जी, मैं रोकना चाहूंगा चूंकि ये देश का जो कानून है, देश का संविधान है, 1955 में नागरिकता अधिनियम ये लागू हुआ था और आज फिर से एक नया नागरिकता जो अधिनियम है लागू हो रहा है। तो इसमें चेंज तो कुछ नहीं है, केवल जो साल है वो बदले गए हैं। जैसा पहले 11 साल का जो समय दिया जाता था जो शरणार्थी जो भारत में आते थे, अब उसको घटा के कम कर दिया, 6 साल कर दिया। तो फायदा तो क्या है? बस केवल चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देश में नरेंद्र मोदी जी सरकार चला रहे हैं, तो जो संशोधन हुआ है, संशोधन क्या है? चूंकि आप सुप्रीम कोर्ट में हैं, चूंकि लोकसभा में, राज्यसभा में बिल पारित हो गया था 2019 में, तो इसमें संशोधन क्या, नया संशोधन क्या है? नया संशोधन तो यही है, आपने कहा कि साल का अंतर खास आता है, लेकिन 1955 में जो सिटीजनशिप एक्ट बात कही गई थी, वो जवाहरलाल नेहरू और लियाकत अली खान के समझौते के बाद की हुई थी। लेकिन उसके बाद भी अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं की और जैनियों की और बौद्धों की, सिखों की और ईसाइयों की संख्या में कोई कमी नहीं है, कोई ऐसी प्रताड़ना नहीं हुई। लेकिन आज आप बांग्लादेश चले जाइए, बांग्लादेश में चकमा लोग हैं, चकमा माने बुद्धिस्ट लोग हैं, जो ऐसे बुद्धिस्ट लोग हैं जिनका की संख्या बहुत ज़्यादा है।
वहाँ पर उनको इतना प्रताड़ित किया गया कि वो वहाँ से बुद्धिस्ट लोग निकल करके आज मणिपुर में और अरुणाचल प्रदेश में बस गए हैं। मैंने तो खुद इस चीज़ को देखा है, और वहाँ जब अखबार के दफ्तर में कहीं गया था तो वहाँ पर अच्छे अच्छे पत्रकार काम करते थे जो चकमा थे, चकमा बुद्धिस्ट थे। और हिंदुओं की संख्या तो बांग्लादेश में आप समझिए कि 23% से ज़्यादा थे, 23% से ज़्यादा थी, लेकिन वो आज संख्या घट करके कुल 6-7% रह गई है। पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा हिंदू संख्या में थे, लेकिन आज उनकी संख्या लगभग नगण्य हो चुकी है। अफगानिस्तान में बौद्धों की संख्या, सिखों की संख्या और हिंदुओं की संख्या लगभग बराबर थी, और ये इनकी बहुत ज़्यादा संख्या थी। सिख तो अभी जो है 1 साल पहले तक वहाँ पर काफ़ी संख्या में रहते थे, गुरुद्वारे भी बने हुए हैं, लेकिन उनको इस ढंग से प्रताड़ित किया गया कि वो बाहर निकले। अब बताइए वो उनको कहाँ जाने को मिलेगा? उनको ये मान के चलते हैं कि उनकी पीढ़ियां दर पीढ़ियां वहीं पर भारत में पैदा हुई हैं, और भारत के अलावा कोई उनको देश शरण देने के लिए तैयार नहीं है निश्चित रूप से। तो इसलिए भारत सरकार पर यह दबाव पड़ा कि आप इस ढंग का अमेंडमेंट करें। और जो उस समय लियाकत अली पैक्ट हुआ था, उस पैक्ट के अनुसार 1961 तक की स्थिति जवाहरलाल नेहरू के बीच में था। जवाहरलाल नेहरू और लियाकत अली का पैक्ट था कि 1961 तक जो भी भारत से पाकिस्तान जाना चाहे वो जा सकता है, और जो पाकिस्तान से भारत आना चाहे वो आ सकता है, उसको नागरिकता दी जाएगी। लेकिन स्थिति यह क्या हुई कि यहाँ से जाने वालों की संख्या तो बहुत कम हो गई, कोई नहीं रही, लेकिन वहाँ से आने वालों की संख्या बड़ी हो गई। अब ये स्थिति तो आई कि उसके बाद जो लोग आए हैं 1961 के बाद जिन लोगों की स्थिति में आ रही थी, यहाँ पर उनको नागरिकता नहीं मिली, या चोरी छिपे कुछ नागरिकता मिली भी तो उनको एक तरह से वैधानिक रूप से नहीं मिल पाई। तो ये स्थिति जो है, साल का अंतर बहुत फर्क पड़ता है। 1900 आज अमेरिका में भी आप सिटीजनशिप ले सकते हैं, लेकिन अमेरिका में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है, क्योंकि वो सिटीजनशिप अकेले अप्लाई करने के लिए आपको वहाँ पर अप्लाई करना पड़ता, बाकायदा उसका इंटरव्यू होता है, तब मिलता है। अभी भी हिंदुस्तान में भी एक पुराना नियम वो लग रहा है 11 साल की स्थिति, कि कोई भी लड़की अगर भारत में किसी भी आदमी से विवाह करती है, बाहर की है, विदेशी है, तो निश्चित रूप से उसको भारत की नागरिकता मिलेगी। लेकिन यह जो है ये थोड़ा अलग कानून है। ये कानून ऐसा है कि इसमें हर सारे हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख और ईसाई शामिल है, और ये इसके कारण नहीं कि उसको नागरिकता लेने के लिए कोई इंटरव्यू देना पड़ेगा या 10 या 11 साल का इंतजार करना पड़ेगा। अगर वो 2016 तक आया है तो उसको वहाँ नागरिकता अपने आप मिल जाएगी। बाद में जो लोग आएंगे उनके ऊपर वही नियम लागू होगा जो पहले नियम लागू रहता था। पांडे जी, मैं आपसे एक मेरा सवाल है कि आखिर जिस प्रकार जो भारत के मुस्लिम विरोध कर रहे थे, सड़कों पर बैठे थे, कई लोगों ने जान गंवाई, तो ये भारत के नागरिक विरोध क्यों कर रहे थे? पहला क्वेश्चन। दूसरा मेरा सवाल ये है कि ऐन चुनाव के पहले कुछ दिनों में आचार संहिता लग जाएगी, देश में लोकसभा चुनाव होना है, तो आचार संहिता लगने के कुछ दिन पहले ही ये राष्ट्रपति महोदया ने इसको देश भर में लागू कर दिया सिग्नेचर करके। तो ये 2 सवाल है। पहले मेरे सवाल का पहला सवाल का जवाब देंगे कि मुस्लिम क्यों विरोध कर रहे थे? अब देखिए, इस देश में जो मुसलमानों की संख्या है लगभग 20 से 22 करोड़ की है। अब आप देख लीजिए कि 20 से 22 करोड़ मुसलमान जो है, ये एक चीज़ बताएं कि आप देखेंगे कि यहाँ इस देश में पोलराइजेशन इस तरह से, ध्रुवीकरण इस तरह से होता है कि ध्रुवीकरण में एक हिंदू एक तरफ रख दिए जाते हैं, मुसलमान एक तरफ रख दिए। मुसलमानों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो भी कानून बना रही है वो कानून हमारे खिलाफ में जाता है, इस नाते हम इस कानून का पालन नहीं करेंगे, और वो उसका विरोध करते हैं। उनके मन में एक भय व्याप्त हो जाता है, एक साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक भय है। उस मनोवैज्ञानिक भय के नाते वो इस चीज़ को समझते हैं कि मेरा कोई नुकसान हो रहा है। वास्तविकता यह है कि इसका बार बार संसद में भी सफाई दी जा चुकी है, और तमाम जगहों पर ये लेख भी आ चुके हैं
लोगों ने भी कहा है, बड़े एक्सपर्ट लोगों ने कहा है कि नहीं, इससे भारत में रहने वाले मुसलमानों का कोई नुकसान नहीं हो रहा है। केवल वही लोग मुसलमान, जैसे पाकिस्तान से कोई मुसलमान आना चाहे तो उसको भारत में नागरिकता नहीं मिलेगी इस कानून के तहत। बांग्लादेश में रहने वाला कोई मुसलमान अगर आना चाहता है तो उसको नागरिकता नहीं मिलेगी। लेकिन बहुत सारे ऐसे बांग्लादेशी आए हैं जो पहले के हैं और किसी तरह से वो नागरिकता ले चुके हैं, तो उनका कहना है कि ऐसे लोग जो आए हैं उनको हम नागरिकता नहीं देंगे। यही बात है, इसी बात को वो लोग कहते हैं कि नहीं, जो मुसलमान भी आते हैं उनको भी नागरिकता दीजिए। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि जिस देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ है और पाकिस्तान में कहा गया कि वो केवल वो मुस्लिम बहुल देश होगा, तो मुसलमान अगर उनको एक तरह का कहते हैं कि वो थियोक्रेटिक स्टेट है जो धर्म के आधार पर बना हुआ देश है, उस देश से धर्म के आधार पर जो अगर लोग आते हैं तो उन्हीं लोगों को रखा जाएगा, ऐसी माइनॉरिटीज़ को रखा जाएगा जो माइनॉरिटीज़ निश्चित तौर पर वहाँ प्रताड़ित और जिनका हरासमेंट होता है, उनको हम कतई नहीं रखेंगे कि ये इस चीज़ को रखेंगे। अब दूसरा सवाल आपका कि लोकसभा चुनाव के ठीक पहले ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, लोकसभा चुनाव के ठीक पहले की बात ये है कि ये कानून तो आज का नहीं बना, कानून तो 5 साल के लगभग हो गए हैं बने हुए। अब इस कानून के अंतर्गत 19 बने, लगभग 5 साल हो रहा है सर, तो लगभग 5 साल हो रहे हैं। तो अब इस कानून को बने हुए इतने दिन हो गए हैं। अब ये उन्होंने उस समय भी कहा था कि जो आगामी चुनाव होगा उस चुनाव के पहले इसको लागू कर दिया जाएगा, और इसकी घोषणा जो है कई बार की जा चुकी है कि जो आगामी लोकसभा का चुनाव होगा उसके पहले इसको लागू कर दिया जाएगा। इसी नाते आज इसकी घोषणा कर दी गई कि ये लोकसभा चुनाव के पहले इसकी अनुपालन कर दिया जाएगा, इसको लागू कर दिया जाएगा। तो इसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है कि लोकसभा चुनाव के पहले क्यों लागू किया गया, क्योंकि इसकी घोषणा पूर्व में की जा चुकी है कि लोकसभा चुनाव के पहले ही इसका लागू, इसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। अगर मान लीजिए लोकसभा चुनाव के बाद इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है तो फिर वो नागरिकता से वंचित रह जाएंगे। ये जो जिसको आप कह सकते हैं नागरिकता कानून है, तो नागरिकता से वंचित रह जाएंगे। तो ऐसे में इस कानून का क्या तात्पर्य, जो आप लागू ही नहीं कर सकेंगे। नागरिक, अगर हम नागरिक नहीं रहेंगे तो हम चुनाव में भाग नहीं ले सकेंगे, अगर हम चुनाव में भाग नहीं ले सकेंगे तो ऐसी नागरिकता जो बाद में मिले उसका क्या प्रयोजन रह जाएगा, तो वो पूरा प्रयोजन हमारा सिद्ध नहीं हो पाएगा। पांडे जी, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इस लोकसभा में इस जो कानून, नए कानून का, नागरिकता कानून का लाभ मिलेगा, आपको लगता है? जी, ऐसा मुझे लगता है कि देखिए, राजनीतिक पार्टियां हैं तो थोड़ा सा राजनीति तो वो करती ही है। अब आप ये किसी पार्टी से उम्मीद करिए कि वो राजनीति से विहीन हो जाएगी और राजनीति नहीं करेगी अपनी नीतियों को लागू करने में, तो ये हमारा सोचना गलत होगा। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को इससे लाभ होगा, और शायद इसी बात को ध्यान में रख करके भारतीय जनता पार्टी ने इसको लोकसभा चुनाव के पहले ही लागू कर दिया। वरना ये 2019 का बना हुआ कानून ये 2020-2021 किसी भी समय लागू हो सकता था। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान और ये तेलंगाना के चुनाव, विधानसभा चुनाव के पहले भी इसको लागू किया जा सकता था, क्योंकि यहाँ पर भी चुनाव हो रहे थे। और इन चुनाव के पहले तेलंगाना में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में ये तमाम ऐसे लोग आए होंगे जो बसे हुए होंगे इन देशों से, तो विधानसभा चुनाव के पहले भी इसको लागू किया जा सकता था। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि हमको लोकसभा के चुनाव में किसी भी कीमत पर बहुमत ले आना है, और ले आने के लिए इसमें हमको सहायक साबित होगा, हिंदू वोट्स का पोलराइजेशन होगा। मुसलमान तो शायद पहले भी बहुत कम वोट देते रहे हैं और शायद अब की बार भी उनको मतदान न करें। इसी चीज़ को लेकर के उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोकसभा चुनाव के पहले ही इसका इम्प्लीमेंटेशन कर देंगे। पांडे जी, अब सीएए लागू हो चुका है, अब एनआरसी की बात हम करेंगे। तो चूंकि दोनों का विरोध हो रहा था, सीएए का विरोध हो रहा था, एनआरसी का विरोध हो रहा था, तो क्या अब एनआरसी अब लागू होगा? जी, एनआरसी देखिए, कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को पहले ही कर दिया था कि एनआरसी लागू होगा, और एनआरसी के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ चुका है कि आप इसको लागू करिए।
और इसमें तो कोई बात नहीं। असम में मुख्य तौर पर ये उद्देश्य इसका ये था कि उसकी गणना जो है ये नेशनल जो पॉपुलेशन का रजिस्टर बनाया जाएगा, ये इसमें ये रहेगा कि हम ऐसे लोगों को चिन्हित करेंगे जो इस देश में रहते रहे हैं और जिनका इस देश से ताल्लुक़ रहा है। अब सबसे ज़्यादा स्थिति खराब कहाँ है? ये सबसे ज़्यादा स्थिति खराब है असम में, असम के पड़ोसी राज्यों में और बंगाल में, बिहार में भी। अब तो कहते हैं कि एक ऐसी स्थिति आ गई है कि ये ऐसे लोग आ गए हैं जो कि बहुत जगहों पर फैल चुके हैं और उन्होंने किसी न किसी तरह से अपने आधार कार्ड बनवा लिए हैं और नागरिकता ली। लेकिन फिर भी अगर कायदे से एनआरसी लागू हो जाती है और इस चीज़ को पता लगा लिया जाता है तो बहुसंख्य ऐसे लोग होंगे, खासतौर पर मुसलमान, जो इस देश में नागरिक अभी नहीं बन पाए हैं और घुसपैठिए की तरह इस देश में प्रवेश कर चुके हैं। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करने की जरूरी है कि उसको एनआरसी लागू किया जाए। जी पांडे जी, मेरा अगला सवाल आपसे है कि लगातार अब देश में कहीं खुशी है, कहीं इस नया कानून के लागू होने से लोग खुशी मना रहे हैं कि बहुत अच्छा कानून है, लेकिन आपने देखा कि अभी लगातार केरल से, पश्चिम बंगाल से विरोध के स्वर उठ रहे हैं, साथ में कांग्रेस भी विरोध कर रही है। तो विरोध का पीछे का कारण क्या मानते हैं आप? विरोध का कारण देखिए एक ही चीज है कि ये पोलराइजेशन ऑफ वोट्स, जिसको ध्रुवीकरण की बात कहते हैं। केरल में मुसलमानों की आबादी बहुत ज़्यादा है और पश्चिम बंगाल में भी है और असम में भी है। यहाँ पर असम, खास तौर पर असम, पश्चिम बंगाल, केरल, यहाँ पर 3 जगहों पर मुसलमानों की आबादी बहुत संख्या में है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में भी मुसलमानों की आबादी है। तो जाहिर तौर पर ये आप देखिए कि इसका विरोध के स्वर जो उठ रहे हैं वो और किसी से नहीं उठ रहे हैं। खास तौर पर ये सांप्रदायिक अधिकार आधार पर ये विरोध हो रहा है और इन्हीं जगहों पर ये विरोध हो रहे हैं। और इनको लेकर के कांग्रेस पार्टी इस चीज़ का समर्थन इसलिए कर रही है कि कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी कई जगहों पर आमने सामने का मुकाबला होता है। ये एक मुख्य विपक्षी दल है, तो उनको ये लगता है कि हमारा विरोध यहाँ करना आवश्यक है, अन्यथा हम जो है वोट जो मिल रहा है, हिंदुओं के वोट के मिलने की तो गुंजाइश कम हो गई एक तरह से। और देखा जाए, हम ये नहीं कहते कि नहीं मिलेंगे, बहुत मिलेंगे, लेकिन फिर भी वो उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं को वोट पर काफ़ी कब्जा कर ले जा रही है। इस नाते हमको जो है ऐसा काम करना पड़ेगा कि कम से कम मुसलमान वोटों को, मतदाताओं को सुरक्षित रखने के लिए इस कानून का विरोध करना चाहिए। ये स्थिति है और मुसलमानों के विरोध का। पांडे जी, मैं फिर से उसी सवाल पे आता हूँ, चूंकि केरल जो राज्य है क्रिश्चियन बाहुल्यता वाला राज्य है और जो पश्चिम बंगाल है वो मुस्लिम बाहुल्यता वाला राज्य है। तो दोनों राज्यों में विरोध हो रहा है इस चीज़ का। और कुछ मुसलमान जो शरणार्थी थे, जो भारत में बसे थे, वो खुशी मना रहे। पश्चिम बंगाल में खबर आ रही है कि खुशी मना रहे। तो विरोध के पीछे क्या राजनीति है या और कुछ? देखिए, आप ठीक कह रहे हैं कि केरल में हिंदू, क्रिश्चियन और मुसलमान लगभग तीनों, मैं ये नहीं कहता हिंदुओं की संख्या अभी भी केरल में ज़्यादा है, लेकिन काफ़ी संख्या में वहाँ क्रिश्चियन और मुसलमान भी हैं। तो आप देखेंगे तो क्रिश्चियंस का विरोध कोई नहीं आ रहा है। क्रिश्चियंस वहाँ खड़े नहीं हो रहे हैं, वो सामने आकर के कोई खड़े हो जाए और विरोध कर रहे हों। वो केवल खड़े हो रहे हैं उनके विरोध में मुसलमान जो है केरल से आ रहे हैं। और पश्चिम बंगाल को आपने खुद ही कहा कि मुस्लिम बहुल लोग हैं। इस नाते पश्चिम बंगाल की स्थिति ये है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को मुसलमानों का वोट चाहिए। वरना ये क्या कारण है कि शेख शाहजहां जो है वो इतने दिन के बाद उसकी गिरफ्तारी हो रही है और वह भी जब हाई कोर्ट का ऑर्डर हो रहा है तब, अन्यथा नहीं हो पा रहा है। तो ये मान के चलना पड़ेगा कि इन राज्यों में ऐसा विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि उनको मुसलमान वोट बैंक को सुरक्षित करना है, अन्यथा और कोई कारण नहीं दिखाई देता है। हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के परमानंद पांडे जी। हम इनसे चर्चा जारी रखेंगे। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस पांडे जी से मिलते हैं। हाय स्नेहा, क्या बात है, आजकल नजर ही नहीं आती।
क्या बताऊं, मेरा तो पूरा समय बच्चे के पीछे ही निकल जाता है। पर तू बड़ी रिलैक्स दिखती रहती है, बात क्या है? वो तो रहूंगी ही ना। मैंने एक स्मार्ट डिसीजन जो ले लिया है, अपने बच्चे को इंडो IT स्कूल के बोर्डिंग में एडमिशन दिलाकर। ऐसा क्या है वहाँ जो तू इतनी रिलैक्स रहती है? अरे मेरा बेटा मॉर्निंग 7 to 5 तो वहीं बिजी रहता है। सबसे अच्छी बात वहाँ का एजुकेशन और रिजल्ट दोनों ही शानदार है। हाइजीनिक ब्रेकफास्ट, लंच, ये सब डाइटिशियन की देखरेख में करता है। तुझे पता है वो बच्चों का ध्यान बिल्कुल स्मार्ट पेरेंटिंग की तरह ही रखती है। और तो और शाम को ऑफिस से आने के बाद भी कोई टेंशन नहीं, शाम को नाश्ता वहीं से करके आता है। दूसरी बात, वहाँ खेलकूद, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्लासेस एंड अदर एक्टिविटीज का भी बहुत इम्पोर्टेंस है, जिससे बच्चे फिजिकली और मेंटली बिल्कुल फिट रहते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बच्चों के अच्छे रिजल्ट्स के लिए कैंपस में ही ट्यूशन क्लासेस अरेंज की गई हैं, इसलिए तो मैं बिल्कुल रिलैक्स रहती हूँ। मीन्स होम अवे फ्रॉम होम? हाँ, इसलिए तो मैं भी तुझे कहती हूँ, बी स्मार्ट एंड टेक द राइट डिसीजन फॉर योर किड। आखिर ये इंडो IT स्कूल है कहाँ? इंडो IT स्कूल, कुरुद रोड, कोका भिलाई। फोन 9303561235। पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। Looking for a reliable online shopping site? Welcome to walkhart.com. We offer the best quality products at the lowest price with easy and fast delivery options. Search, discover, and choose from a wide selection of lifestyle essentials such as home decoration, garden decoration, hotel decoration, fountains, donation boxes, school products, kids corner, sports, tent decoration, wide range of cricket bowling machines, and many more. We combine innovation and tradition to give you the best in the market. Interior designers may contact to be our privileged customer on 74005. 74005. प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए। कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 74156 74157। प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए। कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 74156 74157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ खास चर्चा में मौजूद है, हमारी जो चर्चा चल रही है CAA लागू हो चुका है देश भर में, और हमारे इस चर्चा में मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता परमानंद पांडे जी। पांडे जी, मेरा सवाल पुनः आपसे है और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। पांडे जी, मेरा सवाल है, आर्टिकल 14 का वायलेंस होगा क्या ये लागू होने के बाद? पहले आर्टिकल 14 क्या है वो बता दिए, इसका वायलेंस होगा क्या? देखिए,
हमारे यहाँ जो आर्टिकल 14 है ये कहते हैं कि फंडामेंटल राइट, इसको कहते हैं मौलिक अधिकार। ये मौलिक अधिकार है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 में किसी भी, कहते हैं किसी भी नागरिक के साथ जात, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस पर कतई किसी से कोई भेदभाव नहीं होगा कि वो किस जाति का है, किस धर्म का है, कौन सा पुरुष है या स्त्री है या कौन है, इसके आधार पर उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी सबको बराबर का अधिकार दिया जाएगा। इसी नाते आप देखते होंगे कि ये सवाल आया था डॉक्टर अंबेडकर के सामने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था, तो उसमें उन्होंने कहा कि आपने सबको बराबर का अधिकार दे दिया। माने जो व्यक्ति एमए पीएचडी पास हो, पीएचडी किया हो, और वो व्यक्ति, उसको भी वोटिंग राइट उतना ही मिलेगा जितना एक हल चलाने वाले व्यक्ति को मिलेगा। तो उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर ने, आदरणीय डॉक्टर अंबेडकर ने इस चीज़ को कहा था कि निश्चित तौर पर अगर ये अधिकार आप नहीं देंगे तो ये भारत का संविधान भेदभाव मूलक हो जाएगा, और भेदभाव अगर हो जाएगा तो निश्चित रूप से हमारा स्वतंत्रता का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो पूरा इसको नुकसान पहुंच जाएगा, इससे हमको कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। तो आर्टिकल 14 जो संविधान का अनुच्छेद 14 है, वो ये सी चीज़ को कहता है कि जो नागरिकों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, उनकी जात, उनके क्षेत्र, जैसे आप कह देंगे हम तमिलनाडु से आते हैं, या अगर मान लीजिए, तो इसी नाते आपने देखा होगा कि आर्टिकल में इस चीज़ को कहा जाता है 19 में भी कि आपको पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी बसने का अधिकार है, ज़मीन खरीदने का अधिकार है, नौकरी करने का अधिकार है। जैसे मान लीजिए मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ या मैं बिहार से आता हूँ, तो मुझे भी छत्तीसगढ़ या तमिलनाडु में नौकरी करने का अधिकार है और बसने का उतना ही अधिकार है जितना छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश के किसी भी व्यक्ति को असम में या बंगाल में बसने का अधिकार है। ये तो कहता है कि ये पूरा कोई भेदभाव उसके साथ नहीं किया जाएगा, आर्टिकल 14 का ये। अगर अब दूसरी बात आपका कि क्या इससे कोई वायलेशन होता है अगर ये सीए, इस चीज़ को कई लोगों ने कहा कि नहीं, ये केवल हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन और ईसाई के लिए ये कहता है, इस नाते ये मुसलमानों के साथ भेदभाव हो गया। तो इसका जवाब में ये चीज़ को उसी में दिया गया है कि नहीं, वह जो देश का बंटवारा हुआ था वो इसी आधार पर हुआ था कि एक धर्म के लोग दूसरे रहेंगे, और प्रताड़ना जो हो रही है वो उनकी नहीं हो रही। क्यों कि जो मुसलमान अगर प्रताड़ित हो रहा है तो इस देश नहीं पूरी दुनिया में कुल 56 ऐसे देश हैं जहाँ की मुसलमान शरण ले सकता है, लेकिन बौद्ध कहाँ जाएगा? बौद्धों का कौन सा देश है जो कहाँ जाएंगे, किस देश में? अगर वो चीन जाना चाहते हैं, मान लीजिए बुद्धिस्ट जापान जाना चाहते हैं, तो जापान और बौद्ध जो बौद्ध लोग जाएंगे, वो जापान और चीन में इसलिए नहीं जा सकते हैं क्योंकि वो न तो वहाँ की भाषा समझते हैं, न कि वहाँ के परिपाटी समझते हैं, न वहाँ का प्रथा समझते हैं, न वहाँ के रीति रिवाज समझते हैं, न तो उनका कोई उस देश से पूरा संबंध रहा है। ये जो सिख गए हैं, जो बौद्ध गए हैं, अफगानिस्तान में बसे हैं, पाकिस्तान में बसे हैं, इनका पूरी तरह से कोई न कोई जड़ से कोई लगाव रहा है यहाँ पर, इनके पूर्वज यहाँ पर रहते रहे हैं, इस नाते उनको आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए मेरा ये मानना है कि इस कानून के लागू होने से कहीं भी कोई मतभेद नहीं होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा, और ये आर्टिकल 14 का किसी भी तरह से वायलेशन या इसका जिसको कहते हैं कि उल्लंघन होगा, ऐसा कतई नहीं हो रहा है। जी पांडे जी, लगातार ब्रेकिंग आ रही है हमारे चैनल में कि केरल राज्य में ये लागू नहीं होगा और पश्चिम बंगाल भी विरोध कर रहा है, तो क्या ये संभव है कि कोई राज्य देश का जो कानून बन रहा है उसको रोक सकता है अपने राज्य में? देखिए, आर्टिकल 3 जो है इस चीज़ को बहुत क्लियर कह देता है कि जो माने भारत का संविधान है, जो सिटीजनशिप एक्ट है, उसमें वो सिटीजनशिप को केवल भारत की नागरिकता दे सकते हैं, भारत ही दे सकता है, और ये कानून केवल पार्लियामेंट द्वारा पास किया जा सकता है, और ये राज्यों का कोई इसमें
हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। ये एक तरह का जो कानून है ये देशव्यापी कानून है, इसमें कोई राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। राज्य के हस्तक्षेप करने का मतलब हुआ कि कल को अगर मान लीजिए उत्तर प्रदेश सरकार कोई कानून बना देती है या मान लीजिए पंजाब सरकार कोई कानून बना देती है कि हमारे यहाँ का कोई आदमी इस ढंग से रहेगा कि हम उसको ये नागरिकता देंगे और वो नहीं, तो क्या वो ऐसा है कि हमको आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं होगा? क्या स्थिति ये नहीं बन जाएगी कि अगर वो मान लीजिए व्यक्ति अगर केरल का व्यक्ति कह देता है और उत्तर प्रदेश में आकर के वो नौकरी करने लगे तो उत्तर प्रदेश सरकार कह दे कि नहीं मैं केरल के किसी व्यक्ति को आने नहीं दूंगा, या मध्य प्रदेश की सरकार अगर कह दे कि हम किसी केरल के व्यक्ति को नहीं आने देंगे या पश्चिम बंगाल के व्यक्ति को नहीं आने देंगे, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि वह पूरी तरह से उसको वहीं का लेना है जिसको कि भारत सरकार ने कानून बनाया है और उस कानून में सिटीजनशिप पूरी तरह से डिफाइंड है और उसी सिटीजनशिप का पालन करना आवश्यक हो जाएगा। पांडे जी, आपने देखा होगा लगातार जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई, केंद्र में जब से सरकार में भारतीय जनता पार्टी मोदी जी प्रधानमंत्री है, उसके बाद लगातार जो देश के कानून में लगातार संशोधन किया जा रहा है। तो उसी प्रकार उसी कड़ी में पुलिस कानून की बात कर रहे हैं। पुलिस कानून के तहत कई जो धाराएं थी जो अंग्रेजों के समय की थी वो उससे बदला गया है, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा कि बस केवल सजा में थोड़ा सा अंतर हुआ है? आप चूंकि सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता है, वरिष्ठ अधिवक्ता है, ये पुलिस कानून को जो जिस प्रकार संशोधन हुआ, क्या कहेंगे आप? देखिए, अब आपको एक चीज़ सतीश जी इसमें ख़ास तौर पर यह ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो पुलिस कानून इस देश का है या इंडियन एविडेंस एक्ट है वो 1872 का है, पुलिस एक्ट जो है ये 1861 का है। तो आप इस चीज़ को देखिए कि हम किस ढंग से इस देश में पुलिस कानून की व्यवस्था को लागू रखते रहे, जो 1861 में अंग्रेजों ने लागू किया था। अंग्रेजों का उद्देश्य था कि किसी भी तरह से हमको अपने राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखना है, कोई भी विरोध के स्वर उठ रहे हैं तो उनको हमको इसके खिलाफ देखना पड़ेगा। अब ये तो इसके पुलिस कानून में विरोध जो बात आ रही थी कि इसका संशोधन किया जाना चाहिए, आज की बात नहीं है, ये इसका आवाज़ जो है 1947 से उठने लगी थी कि हमको अपने देश का कानून बदलना चाहिए, पुलिस का कानून बदलना चाहिए। इस सरकार ने किया तो है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिसको लेकर के इस पर और विस्तार से विचार विमर्श होना चाहिए था, क्योंकि ऐसा है कि उसमें बहुत ज़्यादा संशोधन नहीं किए गए हैं। कुछ ऐसी चीज़ें की गई हैं कि आपको चार्जशीट इतने दिन में फाइल कर देना ज़रूरी होगा, आपको ये कई चीज़ों को लेकर के कि इसमें दंड ज़्यादा दे दिया जाएगा। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर के मान के लिए बहुत सारे लोगों में इसको लेकर के एक तरह से संदेह का वातावरण बना हुआ है कि क्या निश्चित तौर पर हमारे यहाँ ये जो पुलिस कानून में संशोधन करने की बात की गई है वो पूरी तरह से ठीक बैठती है कि नहीं। इस देश की ज़मीन से, इस देश की परंपरा से ले करके इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि हमको क्या ये लागू करना चाहिए या नहीं लागू करना चाहिए। अगर लागू करना चाहिए तो किस ढंग से लागू करना चाहिए, या किसमें इसमें नई चीज़ क्या जोड़ी जानी चाहिए। कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊं कि मेरा अपना मानना है कि कुछ चीज़ें भारत के दंड संहिता में बहुत ठीक है। जैसे आप बताइए, जो पहले के ज़माने के अगर आप देखेंगे तो उसमें यह था कि किसी ब्राह्मण ने किसी की हत्या कर दी है तो उसको ये दंड मिलेगा, या किसी हिंदू ने गाय की हत्या कर दी है तो उसको ये दंड मिलेगा। तो इस आधार पर, धर्म के आधार पर तो दंड दिया नहीं जा सकता। जब से आईपीसी इंडियन पिनल कोड लागू हुआ है तो उसमें अगर चाहे किसी भी व्यक्ति ने किसी की हत्या कर दी है तो उसको वही दंड मिलेगा जो दूसरे को दंड मिलता है। तो ये एक तरह का ये समान अधिकार मिला है, समानता की बात तो उसमें कही गई है। लेकिन तारीख पर तारीख जो स्थिति आती रही है, एक आदमी मर्डर करता है और मर्डर करने के बाद 12, 13 साल, 15 साल तक वो अंडर ट्रायल में रहता है, उसके खिलाफ कोई मुकदमे नहीं। आज की स्थिति ये है कि आप देख लीजिए
कोई जेब कतरा है और वो भी बेचारा 8 साल से 10 साल में जेल में पड़ा हुआ है, उसकी कोई पूछताछ करने वाला नहीं है। तो ये इसी चीज़ को लेकर के सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है। हुसैन आरा खातून के बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है कि ऐसे अपराधियों को, जिनके अपराध बहुत ही कठोर किस्म के नहीं हों, जो हार्डन्ड क्रिमिनल नहीं हों, ऐसे व्यक्ति को छोड़ दिया जाना चाहिए। और उनको अगर मान लीजिए जमानत देने के लिए पूरी राशि नहीं मिल पाती है तो भी ये राज्य सरकार का दायित्व है कि ऐसे व्यक्तियों को छोड़ दिया जाना चाहिए। ये 2, 3, 4 चीज़ें ऐसी हैं जिनका कि हमको स्वागत करना होगा, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिसका बदलाव में हमको और नए सिरे से सोचना पड़ेगा, जिससे कि कानून का वाकई ठीक ढंग से पालन हो सके, उसका अनुपालन हो और लोगों को ये लगे कि यह इस देश का कानून है जिसमें कोई भेदभाव नहीं होगा, सब लोग समान रूप से रहेंगे और न्याय सचमुच मिलेगा। न्याय जितनी जल्दी मिल सके उतना ही अच्छा है, क्योंकि कहता जाता है ना कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। अगर देर से न्याय मिली है तो न्याय नहीं है बल्कि वह न्याय हो जाता है। इस नाते न्याय जितनी जल्दी मिल सके वही न्याय का ये सिद्धांत है, मूल सिद्धांत है और इसका हमको पालन करना चाहिए और ये होने में संभावना है। चर्चा में फिर से वापस आते हैं, चूंकि ये पुलिस लॉ से जुड़ा हुआ था, दंड संहिता से जुड़ा हुआ था मामला, चूंकि सवाल अचानक आ गया और चूंकि पब्लिक को भी पता होना चाहिए। फिर से हम सीए में आते हैं और चूंकि अब भारत में तो ये कानून लागू हो चुका है, अगर भारत के नागरिक जैसा हमारे पड़ोसी देश या पाकिस्तान जाते हैं या बांग्लादेश जाते हैं, श्रीलंका जाते हैं या बर्मा जाते हैं या तिब्बत जाते हैं, तो क्या उनको वहाँ की नागरिकता मिल पाएगी? देखिए, नागरिकता का एक अंतर्राष्ट्रीय कानून है। जैसे आप अमेरिका जाते हैं तो अमेरिका का भी एक नियम होता है, ग्रेट ब्रिटेन का भी एक नियम होता है, इंग्लैंड का, कनाडा का भी नियम होता है कि उनके यहाँ नागरिकता कैसे मिलती है। ऐसे ही इसी तरह से अगर आप बर्मा में गए हैं या अफगानिस्तान में गए हैं तो वहाँ उनकी नागरिकता का वो पालन करना होगा कि आप उन शर्तों को पूरा करते हैं। अगर उन शर्तों को आप पूरा करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको नागरिकता मिलेगी और इसमें कोई इसमें कोई अनिश्चय की स्थिति नहीं है। जैसे कि भारत में है, भारत में मान लीजिए कई ऐसे लोग हैं, आप देखे होंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाहर विवाह करते हैं और आते हैं भारत में नागरिकता मांगते हैं, उनको नागरिकता मिल जाती है क्योंकि उसका आधार होता है कि हमको इस आधार पर नागरिकता मिलेगी। ये तो कहीं भी चेंज जा नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर मैं चाहूँ चीन में जाना चाहूँ और चीन के नियमों का पालन करूँ और उनके नागरिकता कानून का पूरी तरह से अनुपालन करूँ तो निश्चित तौर पर हमको चीन में भी नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन ये एक स्पेशल लॉ है, आप इस चीज़ को ये ध्यान में रखिए कि चीन से नहीं, ये केवल उन्हीं देशों से आए हुए, केवल इन्हीं माइनॉरिटीज़ के लोगों को भारत में नागरिकता मिलेगी। जो इन देशों से जो प्रताड़ित लोग हैं उन्हीं लोगों को मिलेगी, बाकी लोगों को नहीं मिलेगी। लास्ट अंतिम क्वेश्चन है मेरा आपसे कि आप कैसा देखते हैं, अच्छा देखते हैं इस कानून को, क्या देखते हैं, कैसा देखते हैं आपकी नज़र से? देखिए, ये इसमें कुल मिला के वस्तुनिष्ठ होकर के, ऑब्जेक्टिव होकर के अगर आप देखेंगे तो ये कानून इससे बहुत ज़्यादा असर इस ढंग से पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत जो ख़ास तौर पर बांग्लादेश और पाकिस्तान से जो आने वाले रहे हैं वो और अफ़गानिस्तान से तमाम सिख लोग भी आए हैं, सिख और हिंदू और बांग्लादेश से बौद्ध, ये तीन को छोड़ करके तमाम ऐसे लोग आए हैं जो इलीगल इमिग्रेंट्स रहे हैं। और इलीगल इमिग्रेंट्स को अगर चिन्हित करके उनको दो जगह पर भेज दिया जाता है और इन लोगों को अगर नागरिकता दे दी जाती है तो निश्चित तौर पर ये एक मानवीय कार्य होगा। इस मानवीय कार्य को करने में हमको कोई संकोच नहीं होना चाहिए और मैं इस लिहाज से इस कानून का स्वागत करता हूँ। लेकिन अगर ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति मान लीजिए आया है, कोई मुसलमान भी रहा है और शादी विवाह करके यहाँ पर आ गया है, बस गया है, तो वो अगर वो मांग रहा है और नागरिकता मांग रहा है और पूरी शर्तों को पूरा कर रहा है, इस देश के पूरे संविधान के साथ शपथ ले रहा है, तो निश्चित तौर पर हमको भी उनके प्रति सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए। मेरा अपना ये मानना है। लेकिन ऐसे मुसलमान कम होंगे, इसलिए ये कानून निश्चित तौर पर इन्हीं माइनॉरिटीज़ के लिए है जिसका हमें स्वागत करना चाहिए, मेरा अपना मानना है।
पांडे जी, आप इस चर्चा में शामिल हुए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जो नया कानून जो बना था 2019 में ये पारित हुआ था, केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन बिल 2019 में ये सदन में पेश किया था और 11 दिसंबर को सदन में इसे पास कर दिया था। उस वक्त इनके इस कानून के पक्ष में 125 वोट पड़े थे और विपक्ष में 105 वोट पड़े, इसका विरोध में पड़े थे। आपको बता दें 1955 नागरिकता अधिनियम संशोधन किया, ये जो नया कानून बना है 1955 के जो कानून था उसको संशोधन करके बनाया गया है। अब सीए के बाद एनआरसी भी लागू हो सकता है, ये वरिष्ठ अधिवक्ता पांडे जी ने कहा। आप चर्चा में पुनः केवल इस चर्चा को लेकर पुनः हम हाजिर होंगे। इसी प्रकार की चर्चा इंडियन न्यूज़ पर आप जारी रहेगी। नमस्कार। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़, हर पल, हर क्षण, हर सच।